हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूपी पीजीटी। यूपी पीजीटी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो छोटे छोटे लेक्चर लाएंगे हम इसमें, जो कि आपको आसानी रहे, एक बार में पढ़ने से बोरियत ना फील हो आपको। तो इसका हम पार्ट 1 लेके आए हैं। इसमें जितने क्वेश्चन हो पाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एन इंक्वायरी तो पहला क्वेश्चन है हमारा एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द वैल्यू ओनरशिप एंड एग्जिस्टेंट टाइटल और पोजीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? वैल्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओनरशिप, टाइटल और उसकी एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और पोजीशन ऑफ एसेट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना? तो वाउचिंग होगा इसका राइट आंसर, या वेरिफिकेशन होगा, वैल्यूएशन होगा, या इन्वेस्टिगेशन होगा। तो आंसर देने से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले हम इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर पे आएंगे। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन पढ़ते हैं सबसे पहले हम। तो सॉल्यूशन पे अगर हम आते हैं हम यहाँ पे, तो सॉल्यूशन क्या दे रखा है कि वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन का डिफरेंस दे रखा है। इसको हम पहले क्लियर करेंगे। ठीक है ना? तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? वेरिफिकेशन एस्टेब्लिश करती है एग्जिस्टेंस ओनरशिप, यानी कि वेरिफिकेशन एस्टेब्लिश कर रही है एग्जिस्टेंस को, ओनरशिप को, और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स के, किसके पास, जो वो एसेट्स हैं। जब हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन क्या सर्टिफाई करेगा? करेक्टनेस ऑफ वैल्यू, एसेट्स और लायबिलिटी की करेक्टनेस को बात करेगा कि एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को करेक्टनेस की बात कौन कर रहा है? वैल्यूएशन। जब हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो वेरिफिकेशन बात करेगा उस चीज़ के बारे में। एविडेंस पे आए हम इसके, तो टाइटल डीड, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कंस्टिट्यूट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करेगा, यानी कि अगर हम सिंपली ओवरव्यू से समझें इसमें, तो वेरिफिकेशन जो है वो बड़ा कंसेप्ट और वैल्यूएशन केवल छोटा कंसेप्ट, जहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी की बात की जा रही है। अगर हम एविडेंस में चलें, तो वैल्यूएशन क्या है? सर्टिफिकेट है ऑफर्ड बाय द ओनर, ओनर के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, और डायरेक्टर और एक्सपर्ट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के बारे में ये बात कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये। ठीक है ना? अगर हम चेकिंग की बात करें, तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई, ऑडिटर यहाँ पे वेरीफाई करता है वेयर द वैल्यू असर्टेन एंड फेयर और नॉट, कि जो हमारी एसेट्स हैं, जो हमारी वैल्यू असर्टेन फेयर है या नहीं है। ऑडिटर ये चीज़ को चेक करेगा। यहाँ पे वैल्यूएशन में क्या चेक करेंगे हम? क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड कंपेरेटिव एनालाइज ऑफ डिफरेंस एसेट्स। ठीक है ना? जब हम व्यू की बात करते हैं, तो वेरिफिकेशन में इंक्लूड होता है पार्ट फ्रॉम वैल्यूएशन। अब देखो, वेरिफिकेशन में वैल्यूएशन भी इंक्लूड हो गया। एग्जामिनेशन ऑफ ओनरशिप राइट, कि किसके पास ओनरशिप होनी चाहिए उस एसेट्स की। एग्जिस्टेंस की बात करेंगे हम यहाँ पे एसेट्स की इन द बिजनेस, और इट्स फ्रीनेस फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज। जब हम वैल्यूएशन में व्यू की बात करते हैं, तो टेस्टिंग द एग्जैक्ट वैल्यू
अब पहला पॉइंट इसमें क्या था, करेक्टनेस वैल्यू की था, वैल्यू की करेक्टनेस को सर्टिफाई करना था। यहाँ पे भी उसी सेंस में बात कर रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू आए यहाँ पे, इस चीज़ को बात चेक करें हम यहाँ पे कि वैल्यू हमारी एसेट्स की एग्जैक्ट आ रही है नहीं आ रही है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। वर्क की अगर हम बात करें तो वेरिफिकेशन फाइनल वर्क होता है और वैल्यूएशन केवल इनिशियल वर्क होता है एंड इट नीड टू वेरीफाई सब्सिक्वेंटली। ठीक है ना, यहाँ पे केवल हम वैल्यू को वेरीफाई करते हैं, वैल्यू को करेक्ट करते हैं। पर्सनल की अगर हम बात करें तो वेरिफिकेशन वर्क ऑडिटर करता है और वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वर्क कंसर्न अथॉरिटी और बोर्ड करता है। ठीक है ना, अगर हम वाउचिंग के मीनिंग की बात करें तो वाउचिंग डिफाइन करता है वेरिफिकेशन ऑफ एंट्री। वाउचिंग क्या है, वेरीफाई करता है हमारी एंट्री को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाई एग्जामिन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचिंग क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये, जिसको हम वाउचर बोलते हैं। ठीक है ना, सच एज इनवॉइस है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट बोल सकते हैं हम इसको, स्टेटमेंट रिसिप्ट बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ टेस्ट ऑफ ट्रूथ ऑफ आइटम अपीयर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जो हमने अपनी बुक्स में एंट्री की दर्ज की है, जो हमने बुक्स में अपनी एंट्री जो वो की है वो ट्रू है या नहीं, उस चीज़ के बारे में वाउचिंग बताएगा, हमें सर्टिफाई करेगा। वाउचिंग जो है वो उस चीज़ को एग्जामिन करेगा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है ना, अगर हम बात करें ना इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, ऑडिटिंग इज डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ रिकॉर्ड। इन्वेस्टिगेशन क्या हो गया, डिटेल असेसमेंट हो गया रिकॉर्ड एंड इंक्वायरी इनटू द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस और पर्टिकुलर रीजन के लिए इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने चारों पॉइंटों को क्लियर किया। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस और पोजीशन की बात कौन कर रहा था, तो वो करेगा हमारा वैल्यूएशन। ठीक है ना, यहाँ पे तो केवल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे थे ना, रिगार्डिंग द वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पे इंक्वायरी की बात हो रही है रिगार्डिंग द वैल्यू, वैल्यू के रिगार्डिंग की बात हो रही है ना, तो वैल्यू की ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड, पोजीशन ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसका आंसर वैल्यूएशन दिया गया है। ठीक है ना, वैल्यूएशन दिया गया है, बट अगर हम एक सेंस में लेके चलें तो रिगार्डिंग द वैल्यू लिखा हुआ है तो इसलिए वैल्यूएशन हो सकता है। बट अगर हम नेक्स्ट जाएं तो ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ एसेट्स की बात करें तो वो तो वेरिफिकेशन में करते हैं हम। ठीक है ना, तो इससे हम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, बट ऑफिशियल आंसर की में वैल्यूएशन ही दिया गया है इसका आंसर। और हमने चारों ही टर्म जो इसमें दे रखी है उनके चारों ही टर्म को हमने अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन उनका दे रखा है हमने यहाँ पे, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी आंसर इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है ना, बट ऑफिशियल आंसर की में इसका वैल्यूएशन दे रखा है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो अभी तो हमको वैल्यूएशन ही मानना पड़ेगा। बट आप अपने एंड से भी इसको एक बार चेक कीजिए। ठीक है ना, बट मैं उस क्वेश्चन को लेके पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हूँ। ठीक है ना, मोटिवेशन किस चीज़ से रिलेट करेगा, मोटिवेशन प्लानिंग से रिलेट करेगा, लीडरशिप से रिलेट करेगा या कंट्रोलिंग से और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करेगा। तो मोटिवेशन किस चीज़ से रिलेट करेगा, मोटिवेशन कंट्रोलिंग से रिलेट करेगा। मोटिवेशन क्या है, एक इनर सेंस की बात करता है, एटीट्यूड की बात करता है, एक हमारे यानी कि एक व्यक्ति की जो वो इनर सेंस की बात करता है, तो वहाँ पे क्या चीज़ की बात होगी, वहाँ पे होगी कंट्रोलिंग की बात होगी। ठीक है ना, अब देखो मोटिवेशन में क्या है, गोल आते हैं, एटीट्यूड आता है हमारा, आइडिया जो माइंड में चलते हैं, सक्सेस की बात की जाती है, सपोर्ट और परफॉर्मेंस की बात की जाती है, तो इसलिए जो है वो कंट्रोलिंग से रिलेट करेगा। ठीक है ना, मोटिवेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन परसेप्शन। देखो मोटिवेशन जो है वो ह्यूमन परसेप्शन से रिलेट है, ह्यूमन परफॉर्मेंस। मोटिवेशन इज वन ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल, यानी कि माइंड से रिलेट कर रहा है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। मोटिवेशन इज द इनर मोटिव, यानी कि इनर मोटिव की बात कर रहा है ना ये, इसलिए कंट्रोलिंग होगा। कंट्रोलिंग किस चीज़
क्यों है कि इनर सेंस की बात कर रहे हैं। दैट इनकरेज ह्यूमन बिहेवियर को इनकरेज करते हैं यहाँ पे। मोटिवेशन कैन बी अफेक्टेड बाई वेरियस स्टिमुलेटिंग और मोटिवेटिंग फैक्टर। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्कॉलर चेन प्रिंसिपल हैड गिवन बाई द, स्कॉलर चेन प्रिंसिपल जो है वो किसने दिया था, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो स्कॉलर चेयर प्रिंसिपल किसने दिया था, हेनरी फेयोल ने दिए थे, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल की बात की थी। ठीक है ना, 14 प्रिंसिपल की बात जो वो इन्होंने की थी। अब 14 प्रिंसिपल कौन कौन से थे वो हमने यहाँ पे आपको अच्छे से दे रखा है। जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर था, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, डिसिप्लिन था, यूनिटी ऑफ कमांड था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था, सबॉर्डिनेट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट था, रेमुनरेशन था, द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, लाइन ऑफ अथॉरिटी, स्कॉलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, पर्सनल इनिशिएटिव और एस्पिरिट डी कॉफ्ट था। ठीक है ना, तो 14 प्रिंसिपल किसने दी थी, हेनरी फेयोल ने। हमसे क्या पूछा गया था, इसमें से ही एक उठा के पूछ लिया हमसे, आगे हमसे और कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये आपको देखने के, अब ये भी पूछा जा सकता है आगे क्वेश्चन कि इसमें से 14 प्रिंसिपल के अंडर कौन सा आता है या कौन सा नहीं आता है। बट अभी हमसे जो वो स्कॉलर चेन की बात की गई थी जो कि हेनरी फेयोल ने दिया था, तो हम स्कॉलर चेन को और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन इज क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा कल्चर या सोसाइटी है जहाँ पे कम्युनिकेशन ना हो, चाहे वो वर्बली हो चाहे नॉन वर्बली हो, या बिना कम्युनिकेशन को कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन क्रूशियल एस्पेक्ट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड द प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन रिवॉल्व अराउंड द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। स्कॉलर चेन क्या करता है कि मान लीजिए एक चेन फॉर्म में, यानी कि ऐसे है। ठीक है ना, यहाँ पे ए बंदा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ये आपस में कैसे बात करेंगे, ए बी से बात करेगा, बी सी को देगा, सी डी पे जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे, तो स्कॉलर चेन का मतलब क्या हो गया, ये एक चेन बनी हुई है कि ए बी के पास, ए को डी के पास, यानी कि ए को सी के पास जाने के लिए बी के पास जाना पड़ेगा, देन बी से सी जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं। फ्रॉम द मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक ऑफ द कंपनी, स्कॉलर चेन इज द चेन ऑफ ऑल सुपरविजन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द पर्सन वर्किंग इन द लोअर रैंक। अब स्कॉलर चेन में हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे मिडिल लेवल की बात हो रही है, और यहाँ पे लोअर लेवल की बात हो रही है। तो हम क्या इसका मीनिंग कर रहे थे, जहाँ पे चेन ऑफ ऑल सुपरविजन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक एक चेन बनी हुई होती है कि अगर टॉप मैनेजमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है लोअर लेवल के पास, तो क्या होगा यहाँ से कि टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल के पास जाएगा और मिडिल वाला लोअर के पास जाएगा, तब ही टॉप से लोअर पे पहुँच सकती है कोई भी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन व्हाट ऑर्डर टू मैनेज, मैनेजर किस ऑर्डर को परफॉर्म करेगा था मैनेजर फंक्शन करने में, मैनेजर फंक्शन करने में कौन सा ऑर्डर जो वो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो ये सीक्वेंस तो काफ़ी बार पूछा गया। तो देखो, सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, तो ऑर्गेनाइजिंग वाले को काट दो और इसको भी यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है ना, प्लानिंग सबसे पहले होगी और कंट्रोलिंग सबसे लास्ट में होगी। ठीक है ना, तो कंट्रोलिंग लास्ट में, प्लानिंग पहले, तो फोर्थ ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, तो ये भी कट जाएगा। तो ये तो आपको जो वो याद करना होगा कि प्लानिंग सबसे पहले करेंगे, देन हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उस डायरेक्शन की बात करेंगे, और कंट्रोलिंग सबसे लास्ट में आता है। ठीक है ना, अब देखो, सबसे पहले हम किसी चीज़ को प्लान करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्शन में जाएंगे उसमें, देन लास्ट में कंट्रोलिंग की बात होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो मैनेजर फंक्शन typically perform managerial function in order to planning, organizing, directing and controlling। controlling लास्ट में, प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, प्रिपेयर करना, स्टेप फॉर द फ्यूचर कोर्स, फ्यूचर के लिए कोई प्लान बनाते हैं हम सबसे पहले,
उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम यूटिलाइज करेंगे। हेल्प हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्स, हमने प्लान कर लिया तो हम अब रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करें उस चीज़ की बात ऑर्गेनाइजेशन में आएगी। डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्टेड या लीड बोल सकते हैं, मैनेजर उस चीज़ को डायरेक्शन में जाएंगे, उस चीज़ को लीड करेंगे और उसके बाद ही उसको कंट्रोल करेगा बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट उस चीज़ को जो वो कंट्रोल करेगा। फॉर द मेजरिंग द असेसिंग द डेरिवेशन फ्रॉम द प्लान, कि हमने जो प्लान बनाए थे, हमने जो स्टार्टिंग में प्लान बनाए थे, उस चीज़ को हम कहाँ पे मेजर कर रहे हैं, हम मेजर करेंगे कंट्रोलिंग में, कि हमारे प्लान जो बनाए हुए हैं वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब देखो प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिसाइड करते हैं हम यहाँ पे प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें हम यहाँ पे, तो ऑर्गेनाइजिंग में हाउ एक्टिविटी एंड रिसोर्स आर यूटिलाइज, यानी कि टू बी असेंबल्ड एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कैसे हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। डायरेक्टिंग और लीडिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रोसेस ये होता है कि मैनेजर इंटरेक्ट करता है, गाइड करता है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए। उस जैसे हमने प्लान बनाया था, जैसे रिसोर्स को हम यूज कर रहे हैं, उस तरीके से हम किसी भी चीज़ को उस डायरेक्शन में जाने के लिए, उस डायरेक्शन में जाने के लिए मतलब अब अच्छे से डायरेक्शन नहीं दी जाएगी हमको कि किस डायरेक्शन में हमें वर्क करना है, तो काम अच्छे से मैनेज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे गाइड करेगा हमें मैनेजर और ओवर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल, यानी कि प्री डिटरमाइंड गोल को कैसे अचीव किया जाएगा, उस चीज़ की डायरेक्शन के बारे में कौन बात करेगा, डायरेक्टिंग या लीड बोलते हैं हम उसको। कंट्रोलिंग की बात करें हमने तो यहाँ पे कंपेयरिंग, फाइंडिंग डेरिवेशन यानी कि डिफिकल्टी, या इसको हम बोल सकते हैं डेरिवेशन जो अंतर आ रहा है, ठीक है ना। करेक्टिंग द ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी को करेक्टिंग करना, तो आप यहाँ पे पहुँच करके पूरा पढ़ सकते हैं इनमें। मैंने केवल कीवर्ड बताया कि प्लानिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में हम रिसोर्स की बात करेंगे, डायरेक्टिंग में हम क्या है गाइडेंस दे रहे हैं कि इस डायरेक्शन में चलना है, और कंट्रोलिंग में हम मेजर कर रहे हैं किसी की परफॉर्मेंस को, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे, तो कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कंसर्न विद, कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसर्न किससे है, कंसेप्ट किससे रिलेट करेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट किस चीज़ से रिलेट करता है, टेक्निक ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ इन्वेंट्री, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंजम्पशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, या टेक्निक इन कंट्रोल ऑफ वेस्टेज इन इन्वेंट्री, किस चीज़ से रिलेट करेगा वो हमें यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी, कि ये इन्वेंट्री कंट्रोल करने की टेक्निक है जो जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ना ईओक्यू बोलते हैं हम इसको। ये क्या है, ये इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ सकते हैं जैसे कि ईओक्यू क्या है, रेफर टू ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ एन आइटम दैट शुड बी ऑर्डर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ऑर्डर होती है, ठीक है ना। ये क्वांटिटी ऑप्टिमम क्वांटिटी होती है हमारे पास। इट हेल्प, ये किस चीज़ में हेल्प कर रही है, अवॉइड ओवर स्पेंडिंग इज एन आइटम, यानी कि ओवर स्पेंडिंग को अवॉइड कर रही है ये, और मिनिमाइज कर रही है ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट को एसोसिएट विद आइटम। अब इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे देखो तो मिनिमाइज करेगी जो वेस्टेज को कम करेगी, एंड स्टॉक आउट हेल्प करेगी ये केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट में। अब लिमिटेशन की बात करें हम यहाँ पे, तो लिमिटेशन यानी कि इसका स्कोप कहाँ तक है कि एज्यूम करते हैं डिमांड विल बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट ईयर, एज्यूम करती है इन्वेंट्री विद डिस्टॉक्ड इन वन ईच ऑफ टाइम, यानी कि एक समय पे हमारे पास ऑर्डर और क्वांटिटी कितनी है उस चीज़ के बारे में ये बात करता है। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंकर्ड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ईच ऑर्डर की बात अगर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो ईच ऑर्डर के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, और होल्डिंग कॉस्ट किस चीज़ के लिए, इंकर्ड होल्ड ऑन कैरी इन्वेंट्री को कैरी करने के लिए जो वो होल्डिंग कॉस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, तो आप यहाँ से फॉर्मूला भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे रखी है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या था, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। 6 क्वेश्चन पे आते हैं, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग,
डेप्रिसिएशन से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट करेगा वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो डेप्रिसिएशन से रिलेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हमारे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियो देख सकते हैं कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस की बात करता है। तो डेप्रिसिएशन का पूछा गया था हमसे, तो जो कि 6 की बात करता है, ठीक है ना। अब देखो अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किस चीज़ की बात कर रहा है? इन्वेंट्री ऑफ वैल्यूएशन की बात कर रहा है। 5 किस चीज़ की बात करेगा? 5 बात करेगा नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड की बात करेगा। 6 दे रखा था डेप्रिसिएशन के साथ डील करता है और हमसे डेप्रिसिएशन ही पूछा गया था। 13 जो दे रखा था वो इन्वेस्टमेंट से रिलेट करेगा, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए हम यहाँ पे। तो अकाउंटिंग सिस्टम दैट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इंकर्ड इनकम फॉर कंजम्पशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड। कहने का मतलब क्या हो गया कि अकाउंटिंग सिस्टम में ऐसी, यानी कि अकाउंटिंग सिस्टम में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम नहीं लेते और ना ही इंकर्ड इनकम को लेते हैं। तो प्रॉफिट जो होता है हमारा, उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, वो चीज़ हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो होता है वो कैश सिस्टम होता है। कैश सिस्टम की बात करते हैं वहाँ पे कि केवल कैश आ गया और काम खत्म, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या है कि आउटस्टैंडिंग में यानी कि बकाया रहता है हमारा, यानी कि कोई भी चीज़ एक्रूअल बेसिस पे या एक्रूअल इनकम, यानी पहले खरीद लिया हमने बाद में पे करे, उस चीज़ की बात हुई। तो कैश सिस्टम में ही हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो कैश अकाउंटिंग में रिकॉर्ड इनकम व्हेन यू रिसीव, हम कब रिकॉर्ड करते हैं अपनी इनकम को? जब हमें वो चीज़ रिसीव्ड हो जाती है, जब हमें इनकम रिसीव होती है। और एक्रूअल कंसेप्ट की अगर हम बात करें, एक्रूअल इनकम की बात करें, तो रिकॉर्ड हम कब करते हैं? इनकम व्हेन यू अर्न, जब हम इनकम को अर्न कर लेते हैं। जैसे कि हमने कोई वस्तु मान लो बेच दी, हमने आज कोई वस्तु बेची, उसका पैसा हमें नहीं मिला, तो उसको तो हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे अपने अकाउंट में कि आने वाले टाइम में तो मिलेगा ना। बट कैश अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। कैश अकाउंटिंग में क्या है, जब हमें पैसा रिसीव होगा तभी हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे अपने पास। रिकॉर्ड, अब देखो कैश में क्या है, रिकॉर्ड एन एक्सपेंसेस व्हेन यू पे इट, जब हमने पे किया या रिसीव किया तभी हम कैश अकाउंट को में रिकॉर्ड कर लेंगे। बट एक्रूअल में क्या है, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन यू इंकर्ड, जब हमने इंकर कर लिए तभी हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है ना। अब डुअल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ लेते हैं। डुअल एंट्री सिस्टम में क्या है कि डुअलिटी, यानी कि नॉट बेस्ड ऑन डुअलिटी। डुअल अकाउंटिंग सिस्टम केवल बेस्ड ऑन डुअलिटी पे, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। ये जो सोल प्रॉपर्टी कॉस्टली चीप, देखो ये जो है ये डुअल अकाउंटिंग का है ना, तो इसको हम नॉट डुअलिटी, तो ये सिंगल अकाउंटिंग का है, ठीक है ना। ये सिंगल का है और ये डुअल का है। देखो कलर से जो कंफ्यूज नहीं होना, ये यहाँ पे दो थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि ये जो है वो सिंगल अकाउंटिंग का है और डुअल अकाउंटिंग का ये है, ठीक है ना। अब देखो डुअलिटी सिंगल अकाउंट है जो डुअलिटी पे नहीं जो बेस होता है, और डुअलिटी तो डबल पे होगा ही बेस। यूजर की बात करें हम यहाँ पे, सोल प्रोप्राइटरी एंड पार्टनरशिप। सोल मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या, सोल प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं ना डुअल एंट्री में, तो ये लार्ज कॉरपोरेशन के लिए यूज किया जाता है। कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कॉस्ट चीप होती है सिंगल में और कॉस्टली कौन सा होता है, डुअल एंट्री सिस्टम। अकाउंट मेंशन की बात करें तो सिंपल पर्सनल अकाउंट, याद रखना सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल पर्सनल अकाउंट को इंक्लूड किया जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल पर्सनल अकाउंट को इंक्लूड किया जाता है। जब हम डुअल एंट्री सिस्टम की बात करते हो तो वहाँ पे पर्सनल तो आएगा ही आएगा, साथ में रियल और नॉमिनल और आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, डिडक्शन ऑफ एरर की बात अगर करें हम यहाँ पे, तो डिफिकल्टी टू डिडक्ट। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में तो डिफिकल्टी होगी, बट डुअल एंट्री सिस्टम इजी
हो जाता है डिडक्ट करना, कि कोई चीज़ क्रेडिट हुई उतने ही से कोई वही चीज़ हमें डेबिट करनी है, तो वहाँ पे मैच करने में हमें आसानी हो जाती है कहाँ पे हमें जो वो मिस्टेक की है हमने। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस यूजफुल नहीं होता सिंगल एंट्री में, बट डबल एंट्री में यूजफुल होता है। प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो ये भी यूजफुल नहीं होता, यूजफुल डुअल एंट्री सिस्टम यूजफुल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैश सिस्टम, ठीक है ना, जहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात नहीं होती थी। 8th क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया लाई। अब सेंसस यानी जनसंख्या की बात कर रहा है, जनसंख्या को कौन कंडक्ट करता है, जनसंख्या की गणना जब की जाती है तो इसको कौन जो वो गवर्न करता है, यानी कौन जो वो इसको कंडक्ट करता है, ठीक है ना, तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो वो लेबर तो होगा नहीं, यहाँ से इसको काट सकते थे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर है, स्पोर्ट्स यहाँ से काट सकते थे, स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं हो सकता था यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोई रिलेट नहीं कर रहा, बट होम अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 9 क्वेश्चन पे आते हैं, हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर, जब हमने हैवी बड़े अमाउंट में जब हमने एक्सपेंडिचर किया, ज़्यादा अमाउंट में जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, जो न्यू प्रोडक्ट हमें मान लीजिए बनाना है, तो उसके लिए हमने जब हैवी एक वर्ड लिखा जाए ना किसी भी समय कि हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो हैवी से आपको याद रखना कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर का यूज किया जाता है, जहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मार्केट में जब हम हैवी तरीके का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से पढ़ सकते हैं, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल क्या होता है कि इम्प्रूविंग परमानेंट एसेट्स नॉट द मीन रीसेल, यानी कि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी की बात करें हम यहाँ पे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जो कि नॉन रिकरिंग होता है, बेनिफिट ओवर सेवरल ईयर, यानी कि एक से ज़्यादा ईयर तक ये हमें बेनिफिट देता है। बट हम रेवेन्यू की बात करें तो ये रूटीन होता है, यानी कि ये होता रहता है साल भर के अंदर बार बार, और मेंशन करता है ये अर्निंग। अब ये तो मेंटेन कौन करके रखिएगा, मेंटेन याद रखना, मेंटेन करके रखिएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इंक्रीज कौन करेगा हमारी अर्निंग कैपेसिटी को, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो ये रिकरिंग है, यानी कि बार बार होता रहता है साल में, ठीक है ना। अब देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको बताया था कि हैवी एक्सपेंडिचर होता है किसी भी चीज प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। रेवेन्यू इन नेचर इंकर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड बट द बेनिफिट आर टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ फॉलोइंग अकाउंट, जैसे कि एग्जाम्पल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइज एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि बिफोर द बिजनेस इनकॉर्पोरेशन इंक्लूड लीगल कॉस्ट, यानी कि कहने का मतलब वो यही हो गया कि प्रोडक्ट को लॉन्च करते टाइम, प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जब हम किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर करते हैं बड़े अमाउंट में हैवी तरीके से, तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं। अच्छा, एक टर्म और थी क्वेश्चन में कि डीम्ड लायबिलिटी क्या होती है। डीम्ड लायबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू अ सेलर एंड लोन नॉट प्लेज टू सिक्योर indebtedness of seller, the amount equal to the product of a cash proceeds such as loan, the percentage of equivalent of fraction, the numerator of the equal to total liability and denominator which be equal, जहाँ पे liability और टोटल लायबिलिटी और डिनोमिनेटर को इक्वल करने की बात की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ पे, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर में हम आपको कवर कराएंगे, जितने भी 125 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, 10-10 क्वेश्चन करके छोटी छोटी वीडियो आएंगी, तो उससे आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि इक्विटी शेयर 3 लाख की है हमारे पास, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो कि 2 लाख हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख का है, 8% डिवेंचर 4 लाख के हो गए, टोटल एसेट्स 10 लाख की हो गई। हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, कैपिटल गियरिंग रेशियो पूछा है। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कि
हमने मान लीजिए लायबिलिटी कितनी है हमारी, यानी कि बाहर का पैसा कितना देना है हमको, अपॉन में कर देंगे हम जो हमारी ओनरशिप है, जो हमारे पास हमारा पैसा है, ठीक है ना। अब देखो बाहर का क्या क्या देना है हमको, डिवेंचर लोन होती है, तो बाहर का तो लोन देना है हमको, तो 4 लाख तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो हमारी ओनरशिप है, जो हमारा पैसा है, वो क्या हो गया, 3 लाख का तो हमारे पास इक्विटी शेयर हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए, 2 लाख के 3 लाख, और 2 लाख 5 लाख हो गया, और 1 लाख का रिजर्व और सरप्लस पड़ा हुआ है हमारे पास, तो कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 लाख हो गया, 6 लाख हो गया। ये तो हमारी लायबिलिटी हो गई, और ये हमारी ओनरशिप हो गई जिसके हम खुद मालिक हैं, ठीक है ना। एसेट्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, याद रखना, कैपिटल गियरिंग रेशियो में निकालने के लिए इसको हम बोल सकते हैं बाहर के बट्टे मालिक, ठीक है ना। यानी बाहर का पैसा कितना देना है हमको, और हम कितने रुपए के अभी ओनर हैं, ठीक है। एसेट्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है ना। 0 से 0 कट जाएंगे पांचों। अब क्या बचा हमारे पास, देखो 4 और 6 बचा, 2 से इसको काटो, ये 2 बार में गया, और 2 से 6 को काटो 3 बार में जाएगा, ठीक है ना। अभी हमारे पास ये वैल्यू बची। अब देखो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 का मतलब होता है 33.33%, और ये 2/3 है, तो इसको डबल कर देंगे 33 को, तो ये 67 हो जाएगा, ये 66.66, तो 67 हो गया ये, और 67 हो गया, तो 67:1 बोलेंगे इसको हम, जो भी आएगा उसको रेशियो 1 में लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो कि हमने निकालना भी आपको बता दिया कि 60 पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट और लग जाएगा ना, पॉइंट में आ रही है वैल्यू हमारी, 0.67:1 हो जाएगा। आई होप जितने भी 10 क्वेश्चन हमने आपको कराए वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आशा करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।